हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये सजेस्टेड वीडियो है। और इस वीडियो के टाइटल है फ्रेंड्स, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी। देखो, मेरे को बोलने में नहीं आ रहा है। और इस ब्राह्मण ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर जानलेवा हमला किया है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। कुछ अलग वीडियो है फ्रेंड्स। उसके बाद ये इतिहास हम नहीं जानते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में अच्छा। सभी को लाख लाख शुभकामनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज इतिहास का ऐसा सुवर्ण पन्ना है कि जिसको इतिहास भूल नहीं सकता। मध्ययुगीन इतिहास के अंदर जितने भी राजा भारत में हुए, उन सभी राजाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्थान है वो अलग है। इसलिए अलग है कि उन्होंने जो लड़ाइयाँ की, वो लड़ाइयाँ अपने आप में एक अलग किस्म की लड़ाइयाँ रही है, जिसको हम गनिमी युद्ध भी कहते हैं। साथ में सिर्फ 5-10 हजार सेना लेकर लाखों की सेना को परास्त करने की जिस तरह से उन्होंने काबिलियत थी, और जिस तरह से जिस नीति और नियमों को उन्होंने उस ज़माने में यूज़ किया, वो देखते हुए इस तरह का राजा, इस तरह का सेनानी, इस तरह का सेनापति, इस तरह का योद्धा, ये अपने आप में इतिहास में एक अलग स्थान रखता है। और सिर्फ उनके युद्ध नीति के लिए ही शिवाजी महाराज वंदनीय नहीं है। शिवाजी महाराज ये राजा थे, मगर राज कारभार किस तरह से किया जाता, उनको कहा जाता है रहते का राजा। बहुजनों के राजा थे, वो रहते के राजा थे। हर आदमी, हर इंसान, इवन पशु पक्षी, वहाँ की जो जंगल, इन सब का रक्षण करने का जो उन्होंने नीति नियम बनाए थे, वो नीति नियम आज भी हम डेमोक्रेसी में जीते हैं, लोकतंत्र में जीते हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक है। साथियों, ये जो शिवाजी महाराज की जो नीतियाँ थी, वो नीतियाँ इस तरह की थी कि जिन नीतियों ने इस देश को कंगाल किया था, जिन धर्मशास्त्र के नीतियों ने इस समाज को विकलांग किया था, जिस धर्मशास्त्र के नीतियों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया था, उन सारी धर्मशास्त्र की चीज़ों को शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जिंदगी में नकारा है। सबसे पहले उन्होंने जो अछूत थे, जो शूद्र थे, जिनको धर्मशास्त्र ने शस्त्र धारण करने का अधिकार नकारा था, उनको शस्त्र धारण करने का अधिकार दिया। उन सभी अछूतों को, जो महार थे, मांग थे, चमार थे, ढोर थे, उन सब को, और उन सब शूद्रों को, जो सोनार थे, जो लोहार थे, जो कुम्हार थे, जो नाई थे, उन सब को उन्होंने, उनमें से उस हर जाति में से जो भी पराक्रमी थे, जो शूर थे, उन सब को उन्होंने चुना, और उनको चुनकर उन्होंने एक शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया। बहुत बड़ी बात है शून्य से साम्राज्य खड़ा करना। और इस तरह का पैरेलल इतिहास हमको यूरोप में सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में ही मिलता है, जिस नेपोलियन बोनापार्ट ने शून्य से अपना एक साम्राज्य खड़ा किया था। उसी तरह शिवाजी महाराज जी ने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया, शून्य से साम्राज्य खड़ा किया। मगर ये खड़ा करते हुए जिन चीज़ों के कारण ये देश गुलाम बना था, मुसलमानों का गुलाम बना था, वो चीज़ों को सबसे पहले उन्होंने ख़त्म किया। वो था जातिवाद, वो थी चातुर्वर्ण व्यवस्था। चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को ही शस्त्र धारण करने का अधिकार था। अपन थोड़े देर के लिए समझ ले कि भाई हमारा समाज 4 वर्णों में बटा है, तो 4 वर्णों में अगर बटा है तो 25-25% हर वर्णों को आता है।
तो क्षत्रियों को सिर्फ 25% आया। तो 25% लोगों में हम बूढ़े, बच्चे और महिलाएं पकड़े तो 12 से 13% हो जाती है। और ये करके अगर हमने देखा और बूढ़े माइनस किए तो सिर्फ 5 से 6% लोग ही ये सिर्फ युद्ध के लिए हमको उपलब्ध होते हैं। और 6% लोग अगर युद्ध करेंगे और बाकी के लोग युद्ध नहीं करेंगे तो हार तो निश्चित है। तो इस तरह से चातुर्वर्ण व्यवस्था ने हमको एक पराभव का इतिहास हमारे माथे मारा। तो इस पराभव के इतिहास का जो कारण रहा, उस कारण को शिवाजी महाराज ने सबसे पहले नष्ट किया। और नष्ट करते हुए ये सुरेंद्रनाथ सेन जी कहते हैं, उनके ही शब्दों में मैं आपको, सुरेंद्रनाथ सेन जी जो बड़े इतिहासकार हैं इस देश के, उन्होंने लिखा है, द ब्राह्मीण कुड फाइट shoulder to shoulder with the minant of the untouchables. The Brahmin could fight shoulder to shoulder with the minant of the untouchables. The Mahar, who is not allowed to live within the village walls. The Mahar, who is not allowed to live within the village walls, and Shivaji excluded none from his. He excluded none from his army, and Shivaji excluded none from his army, not even the Mahars. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो महार, जो अनटचेबल थे, जो अछूत थे, वो ब्राह्मण के कंधे से कंधा लगाकर शिवाजी महाराज की सेना में लड़ते थे। और इसी कारण कि उन्होंने हर जाति के, हर धर्म के, इवन तो मैं बोलता हूँ धर्म के, क्यों कि उनके जो पिताजी मालो जी, और मालो जी के लड़के रहे उनके पिताजी शाहजी और सरफो जी। तो ये जब पैदा हुए तो मालो जी को ऐसी लगा कि जो नगर का पीर है, इस पीर की उनके ऊपर कृपा हुई, इसलिए शाहजी पैदा हुए। तो इस तरह का ये भोसले घराना जो है, ये भोसले घराना इस तरह से किसी भी तरह से मुसलमान और हिंदू में भेद नहीं करता था। और यहाँ तक के कि जो शिवाजी महाराज के जो नूर खान बेग जो थे, ये नूर खान बेग 1657 में महाराज के सैन्य के प्रमुख रहे। और यहाँ तक के सिद्दी हलाल जो था वो भी एक पराक्रमी सरदार उनके साथ था। दरिया सारंग मुसलमान इमरान खान, ये उनके पूरे के पूरे आरमार का प्रमुख रहा है। तो इस तरह से ये शिवाजी महाराज की जो दृष्टि थी वो सभी जाति को लेकर, सभी धर्म को लेकर चलने वाली दृष्टि थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक शिवाजी महाराज के जो पुरखे थे, वो पुरखों की अगर हम देखें तो उनका इतिहास अगर हम देखें तो उनके जो पुरखे थे सज्जन सिंह, वो 1320 में महाराष्ट्र में आए थे, दक्षिण में आए थे। पहले ये हम ध्यान में रखें कि शिवाजी महाराज ये मराठा नहीं थे, ये सिसोदिया वंश के थे जो राजस्थान से आए थे। और राजस्थान से 1320 में सज्जन सिंह जी आए और उनके पुरखे बाद में दौलताबाद में सरदार की और 10 गांव के मालिक रहे। और इस तरह से इन्होंने अपना यह वजूद बनाया। और ये वजूद बनाते हुए जब शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे, वो शिवाजी महाराज के पिताजी आदिल शाह के तरफ सरदार थे। और सरदार होते हुए शिवाजी महाराज ने जब अपनी यह सल्तनत बनाना शुरू की तो सभी जाति धर्म के लोगों को, मैं पहले बता चुका आपको कि सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा कर कर इस तरह से उन्होंने चार शत्रुओं से, एक तरफ आदिल शाह था, कुतुब शाह था, निज़ाम था और दूसरे तो मुगल था, ये चारों से उन्होंने टक्कर दी। और इतनी ताकत से टक्कर दी कि इतिहास आज तक और आने वाले कई सदियों तक भुला नहीं पाएगा। तो इस तरह का ये एक दृष्टि, जिसको दूरदृष्टि थी जिस राजा को एक पराक्रम था, बलशाली था, मुत्सद्दी था, इतना ही नहीं तो एक मानवता भरा, एक उनके दिल में एक समता भरा जो एक उनका दिल था, उस समता भरे दिल ने इस देश के जातिवाद को ध्वस्त करने का काम उस वक्त उन्होंने किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अफजल खान जो था, अफजल खान जो आदिल शाह का सरदार था, बहुत बड़ी फौज लेकर जब शिवाजी महाराज पर चल कर आया और जब प्रतापगढ़ के नीचे में उन्होंने मजबूर किया उसको आने के लिए, उसके लिए बहुत सारा उन्होंने डिप्लोमेसी यूज़ की। और आने के बाद में उनके साथ में जब ये लोग आए तो उन्होंने इस तरह से उसको मजबूर किया कि वो अपने साथ में सिर्फ 2 लोग लेकर आए और वो पालकी में आए।
और उनके साथ में जो दो लोग थे, तो उसमें से कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी था, वो अफजल खान के साथ आया था। और ये कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी उसका दूत हुआ करता था अफजल खान का। और उसके साथ में कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी और सैयद बंडा, ये दो लोग आए थे। और शिवाजी महाराज ने अपने साथ में दो महारों को लेके गए थे। शिवाजी महाराज, ये हम बड़े गर्व से कहते हैं। और दो महारों का नाम था जीवा महार और जीव महार। जीवा महार और संभाजी कावजी महार। तो ये संभाजी कावजी और जीवा महार, ये दोनों को लेके गए थे। जीवा महार जो है वो जीवा महार का 13वें वंशज आज भी आपको प्रतापगढ़ के नीचे मिलेंगे। उनका सरनेम सकपाल है। और वो सकपाल जो थे, तो वो सकपाल ये महार थे। हमारे यहाँ कहावत है, होता जीवा म्हणून वासला शिवा। तो ये जो कहावत है, जीवा ने, जो महार था, उस जीवा ने सैयद बंडा जब शिवाजी महाराज पे टूट पड़ा तो उसका हाथ उसके पट्टे के साथ काट डाला और उसको ख़त्म किया। और दूसरा संभाजी कावजी जो था, संभाजी कावजी ये महार था। इस संभाजी कावजी, जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट में अपने बाग नग डाले, अपनी औजार डाला, उसकी अतड़ियाँ निकली, तो वो चिल्लाया। चिल्लाने के बाद में उसने अतड़ियाँ बांधी और पालकी से भाग रहा था। तब ये संभाजी कावजी ने वो जो उसकी कहार थे, उस कहार के पाँव छाटे और नीचे में उसकी मुंडी उड़ाई अफजल खान की। तो इस तरह से ये दो महारों ने शिवाजी महाराज को सबसे बड़ा फतेह मिला कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि रायगढ़ जो है, रायगढ़ ये महाराज की राजधानी रही है। और ये रायगढ़ का जो किलेदार है, ये रायगढ़ का किलेदार ये रायनाक महार है। और ये रायनाक महार, इस रायनाक महार ने उस वक्त का जो राज्याभिषेक सोहला था, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग शामिल हुए थे। जो इतिहासकार लिखते हैं कि 50,000 तो ब्राह्मण ही वहाँ शामिल हुए थे। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट इस रायनाक महार ने किया। आज भी आप रायगढ़ पे जाओगे तो नीचे में एक पाचड़ नाम का गांव है। उस पाचड़ नाम के गांव में जिजाऊ माँ साहब की समाधि है और उसका राजवाड़ा भी है। उसके पूरे पाचड़ में सिर्फ महारों के घर है। और सिर्फ महार पहले रायगढ़ पे रहते थे, मगर जब जिजाऊ, उनकी माता जी, ये जब नीचे आए, जिजाऊ जी जब नीचे आई तो वो साथ में पूरे महारों को लेकर आई और महार ही उनके अंगरक्षक रहे। और शिवाजी महाराज के 90% किलेदार ये महार रहे हैं। क्यों? कि इन महारों को सारे रास्ते मालूम थे। ये महार महापराक्रमी हुआ करते थे। और महार जो थे, ये महार उस वक्त के राजा थे। इनका पराभव किया गया। और पराभव करने के कारण ये जब जीत हुए, गुलाम हुए, तो इन्होंने अपने आप को अलग अलग व्यवसाय में ढाला। उसमें वो कोकण में गए, कोकण के अंदर में उन्होंने जो खनिज था उसको निकाला, उसके साथ में उसके औजार बनाए, उनके कई बर्तन बनाए। उसके बाद में इन महारों ने वहाँ दरियावर्दी काम किया, इन्होंने जहाज़ बनाए। और ये लोग समुद्र गमन मार्गे, ये समुद्र को लांग कर ये व्यवसाय करते थे। तो इन महारों को हाथ में लेकर शिवाजी महाराज ने अपना राजपाट बनाया, हिंदवी स्वराज बनाया। और इसी तरह के कई पेंडारी को लेकर, कई मांगों को लेकर, ये राउत जो होते ये मांग होते थे। और इन सब को लेकर उनके पास में जो गुप्तहेर थे, वो गुप्तहेरों को, जो आज हम नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं, उनको उन्होंने गुप्तहेर के रूप में यूज़ किया। और बहिरजी नाइक ये उनका सबसे बड़ा गुप्तहेर था। और इस तरह से उनका जो घूमने वाला जो वकील था, वो भी एक मुसलमान था। काजी हैदर नाम का उनका मुसलमान वकील था, जो घूमते रहता था और शिवाजी महाराज को सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता था। तो इस तरह शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को बनाया। और ये बनाते हुए वहाँ की प्रजा को बड़ा सुखी करने का कोशिश महाराज ने किया। तो पहले क्या होता था कि मोगलाई के अंदर में और आदिल शाही के अंदर में जो वहाँ के जमींदार होते थे, जो देशमुख होते थे, कुलकर्णी होते थे, पाटिल होते थे, ये लोग क्या करते थे कि जो जनता थी, वो जनता तो सब किसानी करती थी, उन किसानों से वो वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे। और टैक्स वसूल करने के बाद में थोड़ा सा टैक्स वो दीवान को देते थे, बाकी खुद लाट लेते थे। और अपनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़े बड़े कोट बुरुज इन्होंने बनाकर, और सारी प्रजा इनके दहशत में रहती थी। तो ये जब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य बनाया तो ये दहशत खत्म कर दी शिवाजी महाराज ने। और शिवाजी महाराज ने इन सारे पाटिल, देशमुख, जमींदार, इनको पेमेंट के ऊपर रखा। और जो किसान
का उत्पादन होता था उसमें से उसके 5 भाग किए जाते थे, उसमें से 3 भाग किसान खुद रखता था, 2 भाग ये दीवान के माध्यम से ये राज्य की तिजोरी में आता था। तो ये तिजोरी में आता था, उसमें से शिवाजी महाराज ये जितने भी गरीब किसान होते थे उनको पशु देते थे, वो बैल देते थे, गाय देते थे, भैंस देते थे, उनको नांगर देते थे, उसके साथ में वो बीज देते थे। और ये सब देने के बाद में उनकी अच्छी फसल आनी चाहिए, इसके लिए भी वो ताकीद देते थे अपने सैन्य को कि भाई सैनिक जो जाएगा वो फसल से कभी गुजरेगा नहीं, सैनिक बैठेगा, सैन्य बैठेगा, वो बंजर ज़मीन पे बैठेगा, कभी भी फसल भरी खेत में कभी नहीं बैठेगा। और इस तरह से उन्होंने किसान को इस तरह से खुशहाल करके रखा था। और आज हम डेमोक्रेसी के अंदर देखते हैं कि हमारा किसान आज 2 महीने से ज़्यादा दिन हो गए अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। और शिवाजी महाराज ने जो एडमिनिस्ट्रेशन किया, उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में इतना सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन था उनका कि उन्होंने कोई भी लेडीज़, कोई भी महिला, कोई भी बहू बेटी इसको हाथ न लगाने के लिए सख्त ताकीद दी थी। और इस सख्त ताकीद देते हुए उन्होंने कहा था जो बहू बेटियों का हाथ लगाएगा, आपको तो मालूम है कल्याण के सूबेदार की सुनिए तो कथा है, आपको मालूम है, मगर उनके जो करीबी थे, रिश्तेदार थे, उनको भी उन्होंने दंडित किया। और ये जो पाटिल, जमींदार, कुलकर्णी, ये जो लोग थे, इनके जो बड़े बड़े वाड़े थे, इन वाड़ों को उन्होंने गिरा दिया। और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ जो हम देंगे आपको तनख्वाह, उस तनख्वाह में काम करोगे, आप लूट नहीं करोगे। और ये क्या करते थे, निज़ाम शाही के अंदर में, आदिल शाही के अंदर में और ये मुगलाई के अंदर में ये लोग बहुत बड़े शोषक बन गए थे। इस शोषण को शिवाजी महाराज ने हटाया और हटाकर उनको कहा कि तुम बड़े बाड़ों में नहीं रहोगे, बुरुज वाले बाड़ों में नहीं रहोगे। और ये सख्त ताकीद दी, उनके बाड़े गिरा दिए, बुरुज गिरा दिए, उनके बड़े बड़े कोट गिरा दिए। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने ज़मींदारों से, पाटिल, कुलकर्णी, देसाई, देशमुख से, यानी जो शोषक थे किसानों के, उनसे जनता की यानी किसानों की मुक्ति की। और साथ में इस तरह से जो कोई भी वहाँ गुंडागर्दी करता था या जो कोई भी दहशत गर्दी करता था, उस दहशत गर्दी वालों को वो फांसी देते थे, उसको ख़त्म करते थे। और जनता की खुशहाली के लिए इस राजा ने इस तरह से अपना कारोबार किया कि भारतीय संविधान के अंदर में जो चीज़ आई है कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट की, वो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना भी उसका जो इंस्पिरेशन था वो बाबा साहब ने शिवाजी महाराज के राज्य कारभार से लिया हुआ। तो इस तरह का ये राजा था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि जो समुद्र उल्लंघन बंदी थी, जो समुद्र उल्लंघन बंदी के कारण हमारा पूरा व्यापार खत्म हो चुका था, जो धर्मशास्त्र ने, हिंदू धर्मशास्त्र ने हम पे लादा था, तो इन्होंने क्या किया शिवाजी महाराज ने, क्योंकि शिवाजी महाराज को मालूम था ये जो लुटेरे आते हैं, सिद्धी जोहर आता था, सिद्धी के लोग आते थे, अंग्रेज आते थे, पोर्तुगीज आते थे, ये लुटेरे समुद्र मार्ग से आते थे। तो इनको रोकने के लिए शिवाजी महाराज ने खुद का आरमार बनाया। इस आरमार को बनाने में हिंदू धर्म के लोगों ने साथ नहीं दिया। क्यों? कि धर्मशास्त्र का धर्मशास्त्र उनको कहता था कि समुद्र उल्लंघन बंदी है, आप समुद्र उल्लंघन करोगे तो पाप लगेगा, आपको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने मुसलमानों का हाथ में लिया और मुसलमान के साथ में मिलकर जो मुसलमान इमरान खान था, दरिया सारंग मुसलमान इमरान खान, और एक भंडारी, इनको साथ में लेकर, जो एसटी में आते हैं, इनको साथ में लेकर उन्होंने अपना आरमार खड़ा किया। और आरमार इतना बड़ा खड़ा किया कि 700 जहाज शिवाजी महाराज के पास थे। अरे उत्पन्न का एक अलग साधन उन्होंने खड़ा किया। और इस तरह से इस देश के आर्थिक परिस्थिति को कैसी आगे ले जाना चाहिए, व्यापार को कैसे आगे ले जाना चाहिए, इसका भी एक वस्तुपाठ उन्होंने हमारे सामने रखा। दूसरा वस्तुपाठ, यहाँ का किसान किस तरह से एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा, वो उसको किस तरह से वो खुशहाली से जिएगा, किस तरह से अच्छी किसानी करेगा, इसके लिए भी शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन का उपयोग किया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा वस्तुपाठ है। तीसरा वस्तुपाठ है कि हर नागरिक का उसका पराक्रम, उसकी चालाकी, उसकी होशियारी, उसकी बुद्धिमत्ता देखकर, जात न देखकर, जात नहीं देखने का, उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, उसकी होशियारी क्या है, उसका पराक्रम क्या है, उसका बल क्या है, इसको देखकर शिवाजी महाराज ने अपने सैन्य के अंदर सभी लोगों का उपयोग किया। और उन्होंने सबसे बड़ी उनकी जो प्रशासन की रचना थी, वो प्रशासन की रचना में उन्होंने सैनिकों का जनता से संबंध आने नहीं दिया। क्योंकि जो भी उनके सैनिक थे
जो भी उनके सेना प्रमुख थे उनको जनता से कोई संबंध आने नहीं दिया। उन्होंने जनता के लिए एक अलग प्रतिनिधि निर्माण करके रखा था जो वहाँ से टैक्स लेता था, और इसलिए सेना और जनता इसका संबंध न आने का जो एक प्रशासन उन्होंने निर्माण किया, वो प्रशासन आज भी हम भारत के राजनीति में देखते हैं। और इस तरह से शिवाजी महाराज ने जो एक इस देश को ही नहीं तो दुनिया को, जो दुनिया के लोग यहाँ आके गए, डच आए, फ्रेंच आए, उसके बाद में पोर्तुगीज़ आए, ये लोग भी शिवाजी महाराज की इस रणनीति को देखकर, शिवाजी महाराज की इस कारभार को देखकर, शिवाजी महाराज के इस युद्ध नीति को देखकर वो भी प्रभावित हुए, और उन्होंने शिवाजी महाराज की ये सारी चीज़ें अपने अपने देश में लेकर गए, और वो देश में ले जाकर उसका अमल उन्होंने किया। तो जहाँ तक डेमोक्रेसी का सवाल है, डेमोक्रेसी जैसी हम बोलते हैं कि इवॉल्व हुई, डेमोक्रेसी तो इंडिया में थी, बुद्ध के काल में थी, मगर फ्रेंच राज्य क्रांति के अंदर में इधर उधर जो इवॉल्व हुई, तो उसमें भी कुछ कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना आई वो शायद शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर ही गई है, ऐसी हमको बोलने में कोई ये अवरोध नहीं होना चाहिए। और इस तरह से शिवाजी महाराज ने हमारे लिए जो एक करके रखा है, तो हम तो ये कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने जो किया, जो आज के राज्यकर्ताओं ने किए, तो ये राज्यकर्ता भी उसी तरह से याद किए जाएंगे जिस तरह से शिवाजी महाराज याद किए जाते हैं। मगर ये राज्यकर्ता मुट्ठी भर लोगों के लिए राज करते हैं, ये अपने भाई भतीजे के लिए राज करते हैं, ये अपने जात के लिए राज करते हैं, ये मुट्ठी भर कुछ पूंजीपतियों के लिए राज करते हैं। ये सामान्य जनता के लिए अगर राज की इन्होंने जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है जो शिवाजी महाराज ने अपने शासन प्रशासन काल में पूरी तरह से लाए, उस पूरी तरह से लाए हुए शासन प्रशासन काल की इस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अगर इन्होंने ईमानदारी से, हमारे इतबारे संविधान का पूरा उपयोग करके अगर लागू किए, तो ये देश एक बहुत सुंदर देश बन सकता है। और शिवाजी महाराज ने हर जाति को यूज़ किया, उसके जो भी एलिजिबिलिटी थी, उसकी जो कुछ भी उसका कौशल्य था उसके साथ यूज़ किया। जैसे देखो कि जैसे एक किला होता था, तो किले का जो सैन्य का प्रमुख वो मराठा बनाते थे, उसके लिए जो खर्चा लगता था वो खर्चा करने का जो है वो खर्चा करने का कायस्थ को देते थे, और वो खर्चा लिख कर रखने का काम ब्राह्मण को देते थे, यानी किसी के हाथ में वो पूरी शक्ति नहीं देते थे। और ये किले की जो तटबंदियाँ थी, वो सारी तटबंदियों का देखरेख करना, उसका संरक्षण करने का काम वो महारों को देते थे। तो इस तरह शिवाजी महाराज ने पूरी तरह से इस व्यवस्था को एक मानवीय व्यवस्था, एक समता भरी व्यवस्था, एक कल्याणकारी व्यवस्था बनाने की कोशिश करके एक इस तरह का पन्ना इस देश के, जो दुनिया के इतिहास में लिखा, जिसको हम क्या आने वाली कई सदियां भुला नहीं पाएंगे। शिवाजी महाराज को फिर से मैं अपना क्रांतिकारी नीला सलाम करता हूँ, रुकता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। अच्छा, ये वीडियो बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पे बहुत सारा वीडियो बनाया, ठीक है। अब एक होता है ऊपरी इतिहास, हमने महाराज के ऊपरी इतिहास सुने। अब इतिहास के अंदर डिटेलिंग में हम लोग जाएंगे और वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। और ये जो वीडियो है, और ये जो संपादक थे, न्यूज़ी है, इसमें न्यूज़ी लिखा है, आवाज़ इंडिया न्यूज़, तो उन्होंने हमको बड़ी ही डिटेलिंग में समझाया। अच्छा, वीडियो की लेंथ बड़ी होगी, हाँ, क्योंकि महाराज के हम एक एक पॉइंट रखेंगे सामने। पहली बात के सबसे प्रभावशाली बात, अच्छा, महाराज को तो पूरी दुनिया पूछती है और मैं तो बहुत मानती हूँ। तो महाराज की आज एक और खूबी जो बहुत बड़ी है हम इंडियन के लिए, वो हमको पता चली कि जब हमारा संविधान, हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान जब लिखा गया तब डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने प्रेरणा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्य की जो जर्नी थी उससे ली थी। मतलब तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो आज हमारे संविधान में महाराज की जो रणनीति थी, महाराज की जो सुशासन करने की, जो एक बात से सुशासन जिस हिसाब से वो करते थे उसकी झलक
हम लोग संविधान में देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। और दूसरी बात है कि जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना कि महाराज जो है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो हमारे लिए ना लाइब्रेरी है। सिर्फ इंडियन के लिए नहीं, इंटरनेशनल लाइब्रेरी है। उनसे फ्रेंड्स इसमें भी बोला गया, हालांकि आक्रमणकारी बहुत आए, लेकिन जो बच गए, जो अपने देश को गए हैं, वो भी बहुत कुछ महाराज से सीख के गए हैं। और अभी जो राजनीति होती है ना फ्रेंड्स, उसमें भी हम इनकी झलक देख सकते हैं। जो मतलब पूरा जातिवाद का एक बिठाते हैं, ये जात वो सब आजकल हम देखते हैं। हालांकि इस हिसाब से चलते नहीं हैं वोट पड़ जाने के बाद। और महाराज की ये बात अगर इस हिसाब से अगर चलते होते तो फिर सुशासन तो आ ही जाता फ्रेंड्स। और महाराज की जो सुशासन की जर्नी है, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हमको इस वीडियो में बताई गई। कि एक तो वो थे जो, एक तो पहली बात उनकी एक बहुत अच्छी थी कि एक शक्ति किसी एक को नहीं सौंपते थे, एक ही काम में 4 लगाते थे वो 4 लोग। और जाति का जो पूरा वो बैलेंस करके चलते थे। दूसरी बात है कि देखो, एक बात उनकी बहुत, वैसे हजारों बात उनकी प्रभावशाली, हजारों क्या सभी बात उनकी प्रभावशाली है, लेकिन हम ये जो बहुत बड़ी बड़ी बात है फ्रेंड कि वो जातिवाद नहीं करते थे। उनके लिए छोटी जात बड़ी जात नहीं थी। जिसमें टैलेंट है, क्रूशल है, वो आगे आके कोई भी काम कर सकता है। एक तो उनकी सुशासन चलाने का जो था वो एक ये तरीका बहुत कारगर था। दूसरी बात है कि वो धर्म में उनके यहाँ देखो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य का स्थापना जरूर की थी, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मुसलमान भाइयों के करीब खिलाफ थे फ्रेंड्स। तो उनके सेना में बहुत से सारे मुसलमान भाई भी थे और बड़े बड़े ओहदे पे थे और बड़े बड़े पद पे बिठाए थे, लेकिन ज़्यादातर जो किलेदार थे वो महाराज ने जाति को बैलेंस करते हुए, ये नहीं है कि छोटी जात है तो वो करेंगे। और एक जो थे जो इसमें बोले गए फ्रेंड्स, तो वो आते थे उस टाइम थोड़ा ये होता था छोटी जात बड़ी जात। आज भी हम राजनीति में तो ये सुनते हैं, वैसे मैं तो कहीं देखती नहीं हूँ, लेकिन राजनीति में हम जरूर ये सब सुनते हैं कि जातिवाद का बैलेंस करके जो प्रतिनिधित्व बिठाते हैं और चुनते हैं। तो उस टाइम महाराज के जो राज्याभिषेक हुआ, स्वराज की महाराज ने स्थापना की और महाराज राजा बने, तो उस टाइम बोले 1 लाख का कोई आयोजन किया था रायगढ़ में, तो वो इन्हीं लोगों ने ज़्यादातर किया था फ्रेंड्स। तो ये जो बातें हैं ना महाराज की, बहुत बहुत प्रभावशाली है फ्रेंड्स। और आजकल आप ये सब बातें हम लोग देखते भी हैं, नेताओं में भी देखते हैं ये सब चीज़ें, हालांकि लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती है। और महाराज ने तो ये पूरी लाइफ फॉलो किया है इस चीज़ को फ्रेंड्स। इसीलिए बोले ना कि महाराज के लेवल में आना नामुमकिन बात है फ्रेंड्स। सब तरीके से, मतलब आजकल जो नीतियाँ हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं और सब नीति बनाते हैं, वो सब नीति फ्रेंड्स हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से ही आती है फ्रेंड्स। और मेरे को तो ये बात बहुत प्रभावशाली लगी कि हमारा संविधान में महाराज की जो लाइफ जर्नी, सुशासन की जो जर्नी थी, उसकी प्रेरणा है इसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक महाराज की जो बात थी कि वो हमेशा लेडीज़ों का बहुत सम्मान करते थे। हालांकि उनके रिश्तेदार हो या कोई भी हो, वो लेडीज़ का अपमान नहीं कर सकता था, वो उनको तत्काल सजा देते थे। और सुशासन का सबसे कारगर और सबसे महत्वपूर्ण ये नियम है और ये तरीका कि औरतों की इज्जत की जाए, तो ये महाराज में बखूबी थी फ्रेंड्स। तो महाराज की हर एक बात निराली है फ्रेंड्स। हम मतलब जितना बोले उतना कम है। ये वीडियो में काफ़ी डिटेलिंग है फ्रेंड, वीडियो बहुत अच्छा है। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रेरणादायक वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।
बाय बाय।